अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इसको कौन निकालता है। ठीक है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र का ये गोल है, ये सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इंडिया ने पहली बार जो है 100 के अंदर जो प्रवेश कर लिया। टोटल देश जो थे 193 थे, जिसमें भारत का स्थान जो है 99वां स्थान भारत ने प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो अब क्या है कि 99वां जो स्थान है 2025 में है। ठीक है, 2024 में जो है 109 था, तो कहीं ना कहीं 10 अंकों की उछाल या 10 जो रैंक है 10 रैंकों की ये उछाल है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2023 में 112वीं थी और 2022 में जो है 121वीं थी, यानी बहुत ज्यादा इंडिया ने ये कार्य किया है। अब इसके पीछे अगर समग्र स्कोर देखें इंडिया का, तो इस साल जो है 67 रहा है स्कोर, और क्षेत्रीय देशों से अगर तुलना करें कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, जैसे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला था, तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कभी कभी दक्षिण एशियाई देशों को ही सामने रखकर इंडिया की रैंकिंग को तुलना करके प्रीलिम्स में सेंटेंस बना सकता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश की रैंक है 114 है, पाकिस्तान की 140 है, यानी ये लोग जो है भारत से बहुत पीछे हैं। यहीं पर मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन लोगों की जो रैंकिंग इंडिया से आगे है। इसके पीछे बहुत ज्यादा वजह है कि ये तो छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो अभी अगर दिल्ली की रैंकिंग निकालें या सिर्फ तमिलनाडु की या गोवा की रैंकिंग निकालें, तो गोवा जो है यूरोपियन देशों से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन जब भारत की स्थिति की बात करते हैं, तो भारत एक बड़ा देश है, जो है विश्व की जो है लगभग 18 से 20% आबादी जिस देश में रह रही है, इतना छोटा क्षेत्रफल है, हर इतनी समस्याएं हैं, उसके बाद इतने जो बाहरी विचलन आ रहे हैं या सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट या डिस्टरबेंसेस चल रहा है, इन सारी चीजों को लेकर भी भारत ने जो अपनी रैंक लाई है, उस हिसाब से अगर देखें तो जो प्रयास है भारत का पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में, जैसे गरीबी उन्मूलन या भुखमरी में कमी या रोजगार में बढ़ोतरी या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बढ़ावा हुआ, जो आप रिपोर्ट देखते हैं उससे मत अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो रिपोर्ट देख रहे हैं आप, उसकी वजह यह है कि पहले इससे ज्यादा होता था, लेकिन अभी क्या है, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। अभी क्योंकि एक आईटी का बूम चल रहा है, एक आईटी के लोगों का पेनिट्रेशन है, तो जो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी जो छोटी सी घटनाएं हो रही हैं, वो भी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं। पहले क्या होता था कि दिल्ली के बाहर जो है नोएडा गुड़गांव में जो कार्य होते थे, वो भी दिल्ली या मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच पाते थे, और छत्तीसगढ़ झारखंड की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अभी क्या है कि अगर झारखंड के छोटे से शहर में भी अगर कुछ ऐसी घटना हो रही है, तो वो रिपोर्ट की जा रही है, जिसकी वजह से जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डेटा ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा हर क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रयास किए गए हैं सुधार के और उन्नति लाने के, जो कि अगर आप सफर करेंगे, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको सड़कों पर भी दिखेगा, हर क्षेत्र में आपको दिखेगा। इवन आप अगर सरकारी ऑफिसेज में भी जाएंगे, तो अगर आप 20 साल पहले गए होंगे और आज जाएंगे, तो सरकारी ऑफिसेज में भी आपको एक कायाकल्प की तरह से दिखेगा कि वहां पे जो वहां का इंफ्रा है, जो वहां पे सेवाएं प्रदान की जा रही है, उन सारी चीजों में बदलाव दिखेगा। इन्हीं सब वजहों से देख रहे हैं हम कि जो एसडीजी गोल है या लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत के या एचडीआई इंडेक्स में है, भारत की स्थिति जो है लगातार कहीं ना कहीं सुधार होता जा रहा है। तो अब हम आते हैं कि इन जो सुधार है, जो भारत की रैंकिंग 99 आई है इस साल, तो उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे गरीबी उन्मूलन, जो कि अभी आया भी था रिपोर्ट कि इंडिया जो है 5% तक अपनी गरीबी दर लेके आ गई, जो कि कुछ सालों पीछे अगर चले जाएं तो ये लगभग 22% थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कि गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने जैसे एलपीजी स्कीम है या मनरेगा स्कीम है, इंद्र जो आवास योजना से संबंधित योजना है, स्लम डेवलपमेंट से योजना है रिलेटेड, मुद्रा स्कीम है, फिर नए नए स्टार्टअप इंक्यूबेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर छोटे ऋण जो है उनको बढ़ावा दिया, बैंकों के लिए अलग टारगेट निर्धारित किया गया है, और फिर इनके कार्यप्रणाली को भी डाइवर्सिफाई किया है, फिर यूज ऑफ आईटी को बढ़ाया है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि गरीबी में एक कमी आई है, क्योंकि समावेशी विकास को बढ़ावा दिया गया। इसमें जो है डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है या डीबीटी, जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भी कहते हैं,
तो उसने भी एक मतलब आधार का काम किया है, जिससे लोगों के पास जो है मनी सरकार द्वारा या मुद्रा की आपूर्ति सरकार द्वारा आसानी से की गई है, और इससे जो लीकेज या रिसाव या करप्शन में भी कमी आई है। फिर दूसरा क्या है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच के बारे में अगर देखेंगे तो इंडिया लगातार अपने सोलर हो या फिर पवन ऊर्जा क्षेत्र हो या फिर न्यूक्लियर क्षेत्र हो, जो स्वच्छ ऊर्जा से चल रहे हैं उनको बढ़ावा दे रही है, या स्वच्छ तकनीक पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ कोयला आधारित जो दहन इंजन है या कोयला आधारित जो पावर प्लांट है, उनमें कहीं ना कहीं लगातार कमी ला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी कई एक्ट आए हैं, कई आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले जो है आज से 10 साल पहले आज 10 साल बाद कहीं ना कहीं जो आर्द्र भूमियों की रामसर वेटलैंड जो हैं उनकी संख्याएं डबल कर दी गई हैं। इसी की वजह से हमने देखा है कि वन क्षेत्र में भी अगर एक्यूमुलेटिव देखा जाए या टोटल देखा जाए, तो जो वनों की स्थिति के से संबंधित रिपोर्ट आई थी उसमें भी भारत में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। इसी वजह से आप टाइगर रिजर्व की भी बात करें तो टाइगर रिजर्व बढ़ाए गए, टाइगरों की संख्या की बात करें वो भी देखिए तो अभी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए भी सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। फिर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी की क्षेत्र की बात करें या आवास की या बुनियादी ढांचे में प्रगति की बात करें, तो इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भी सरकार द्वारा लगातार स्कीम पे काम किया जा रहा है। और उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्कीम्स में कमी है उनको जो है बीच बीच में चेंज किया जा रहा है। ये नहीं कि कोई स्कीम अगर आज निकाल दी गई और उसके जो प्रोविजन है वो वही बने रहेंगे स्टैटिक की तरह कि 10 साल तक वही रहेंगे, वैसा नहीं है। सरकार जो है किसी स्कीम में हमने देखा है कि 2 महीने 3 महीने के अंदर ही उसके कुछ प्रोविजन ऐड किए गए और उनके कुछ प्रोविजंस को निकाला है। ठीक है, जैसे अभी जो बिडिंग का सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है। फिर जो ओपन नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया। आवास के लिए जो ग्रामीण बुनियादी विकास आवास या शहरी आवास को लेकर जो बढ़ावा दिया गया, उसमें जो है 2-3 पहलुओं पर ज्यादा लगातार मतलब पैरेलल में या समानांतर रूप से जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय स्कीमों के साथ साथ जो म्यूनिसिपल जो नगर पालिकाओं की स्कीम है वो भी आवास को लेकर बढ़ावा दे रही हैं। तो इसमें क्या है कि अब ट्रांसफर भी डायरेक्ट पैसा किया जा रहा है, साथ में उन्हें जो है मॉनेटरी हेल्प दी जा रही है। अब कोई ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं कर दिया गया है कि अगर कोई आवास बना रहा है सरकारी सहायता से तो उसको उसी डिजाइन में बनाना है, या मतलब डाइवर्सिफाई अप्रोच रखा है कि आपको जो पैसा मिलता है आपको बनाना रहता है, आप उसमें जो है खुद का भी पैसा लगा सकते हैं और थोड़ा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो आप देखिए कि आपको हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन की न्यूज आपको मिल जाएगी। इसी से आप समझ सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों की हालत में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और खासतौर से हम जो चीज देखते हैं हम सिर्फ उसी के बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर साउथ के स्टेट की बात करें तो वहां पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप थी सड़कें। लेकिन अगर आप यूपी में या बिहार में अगर आप आज से 10 साल पहले आए हैं और 10 साल के बाद अगर आज आ पा रहे हैं तो आपको यूपी में सड़कों का जो नेटवर्क है वो अलग तरीके का दिखेगा, जिसमें जो है आप चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे या लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे जो है सारे कहीं ना कहीं, या आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन गया और इसमें कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह सरकार द्वारा जो है लगातार इन सभी क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। फिर कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो इन योजनाओं में भी देख रहे हैं जैसे मनरेगा स्कीम है, इन सारी स्कीम्स को में जो है ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, कि जिससे जो है लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा धन पहुंचे या लाभ पहुंचे उन क्षेत्रों का। फिर दक्षिण और पूर्वी एशिया में मजबूत क्षेत्रीय प्रगति, इन क्षेत्रों में भी देखा गया है कि लगातार इंडिया द्वारा अपना जो व्यापारिक संपर्क है उसको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर अब ये, क्योंकि इसमें हम इस तरह से कवर करते हैं कि आप मेंस में भी लिख सकें और अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन को घुमा दे यूपीएससी तो भी आप उसको टैकल कर सके। तो अगर वैश्विक संदर्भ में देखें तो अभी तक जो है 17% ही लक्ष्य जो है प्राप्त किए जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, जिनके जो टारगेट 2030 ही है। तो अभी जो है सरकार के पास या वैश्विक स्तर पर सभी देशों के पास जो है 5 साल ही बचे हैं, लेकिन अभी तक जो है 17% पाने का मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जो है एमडीजी गोल की तरह ही ना रह पाए जो कि 2001 से 2015 तक चले थे। ठीक है, तो इसमें क्या है
कि इसकी वजह क्या है कि जो पीछे अभी भी है, संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिरता और फिर जलवायु संकट, ये तीनों चीजों को देख रहे हैं। संघर्ष की बात करें तो अभी देखिए कि यूक्रेन रशिया में चल ही रहा था, कि ईरान इजराइल में अभी सीज फायर हुआ, लेकिन वहां पर भी कितने बड़े पैमाने पे हुआ, फिर इजराइल फिलिस्तीन में हुआ, फिर उससे जो है पूरा मिड ईस्ट क्षेत्र प्रभावित हुआ। फिर अफ्रीकी देशों में उठाकर देखें तो सूडान में ले लें या कांगो में ले लें, रवांडा क्षेत्र में ले ले, तो इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं। अब फिर जो अरब क्रांति से जो भी देश आए थे, ये इस तरह से अगर हम देखें, ये मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के क्षेत्र में ले लें, तो यहां से जैसे यहाँ पे मोरक्को है, ठीक है, मोरक्को से लेके, मोरक्को में तो शांतिपूर्ण स्थिति है, लेकिन इधर से यहाँ से आते हुए इजिप्ट तक यानी मिस्र तक का हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, उसके बाद हार्न ऑफ अफ्रीका में, ये यहाँ पर भी इथोपिया, सोमालिया, ये सारे जो देश हैं, इनमें कहीं ना कहीं अभी भी स्थिति उस तरीके की नहीं आ पाई है, या लीबिया में अभी भी घटनाएं वैसी देखी जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी जो लगातार संघर्ष किया है, तो इंटरनल चल रहा है, जैसे सूडान में है, ठीक है। तो इससे क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी बड़े स्तर पे हो रहा है, जैसे कि गाजा में भी देखा गया कि एक विस्थापन बड़े स्तर पर देखा गया, जिसका प्रभाव जो है पड़ोसी देशों द्वारा भी महसूस किया गया, चाहे वो इजिप्ट हो या फिर लेबनान हो, चाहे या फिर जॉर्डन हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक अस्थिरता की बात करें तो इसी क्षेत्र में अभी देखिए कोविड पहले चला था, कोविड के बाद जो संरक्षणवादी नीतियां देशों द्वारा अपनाई गई, फिर या फिर व्यापारिक संघर्ष, जो ट्रेड वार चाइना और अमेरिका के बीच में हो रहा है, फिर इसकी वजह से जो दोनों देशों द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं, उससे जो है मूल्य श्रृंखला प्रभावित हुई है, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिव मटेरियल हैं, या कहीं ना कहीं चाइना का एक बड़ा रेयर अर्थ मेटल पर भी चाइना का एक बड़ा मोनोपोली या एकाधिकार बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि वैश्विक स्तर पर भी जो मूल्य श्रृंखला है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रगति में धीमापन देखा गया। फिर उसके बाद अगर जलवायु संकट की बात करें तो जैसे क्या है कि कहीं पर प्रगति होती है, लेकिन अगर अभी अमेरिका में भी देखा, जैसे लॉस एंजलिस का बड़ा क्षेत्र जो है जंगल की आग की चपेट में आ गया, और उसमें कई बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटी के ही घर पूरा जल के राख हो गए। तो ऐसी घटनाओं से आप समझ सकते हैं उस क्षेत्र में एक जो डिस्ट्रक्शन होता है या मतलब विखंडन होता है, वो एक बड़े स्तर पर होता है। तो जलवायु संकट के परिणाम भी बहुत दूरगामी होते हैं, जो कि भारत भी, क्योंकि तटीय क्षेत्र भी बहुत है, जहाँ पे साइक्लोन या जो चक्रवात है समय समय पर आते रहते हैं, फिर या ज्यादा बारिश की वजह से, अभी जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया, तो ऐसे में कई जगहों पर देखा गया कि बाढ़ की घटनाएं, या फिर बाढ़ होती है, या फिर ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उनकी वजह से बाढ़ आती है। लेकिन गर्मी में आप देखें कि हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं, या फिर सूखा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो प्रगति का मार्ग है उसमें एक रुकावट का काम करती हैं, जिससे जो है विश्व अपने जो गोल सेट किए हैं, या सतत विकास लक्ष्य के तहत जो गोल सेट किया है विश्व ने, उनको पाने में एक रुकावट होती है या अड़चन आती है, जिसको फेस जो है दुनिया के सभी देश कर रहे हैं। सबके अलग अलग रणनीति है विकास के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में सभी देश जो है बराबर जो है महसूस करते हैं इसका प्रभाव, ठीक है। भारत के साथ की बात करें तो भारत की, जैसा बताया था, विशाल जनसंख्या है और विकासात्मक प्रभाव के कारण ये चीज जो है महत्वपूर्ण है। अब एसडीजी गोल के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि एसडीजी गोल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि पहले भी आप लोगों से बताया गया है कि ये 2030 तक के लिए जो है 2015 में एक एजेंडा बनाया गया था कि हमें किन किन चीजों के या किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। उसके लिए एक कार्यवाही है जो कि वैश्विक स्तर पर जो है वृद्धि, समृद्धि, शांति, इन सब चीजों के लिए गोल बनाए गए थे। इसमें क्या है, जो 17 या 17 जो है गोल है, ये 159 जो है टारगेट है, या फिर आप कह सकते हैं कि 17 लक्ष्य हैं, 169 जो है उप लक्ष्य हैं, जो इनके ही सब पार्ट हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ सकता है 17 लक्ष्य। और फिर इन 17 लक्ष्य को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेंस में आपको बहुत काम देंगे। क्योंकि जब आप जैसे महिला संबंधित कोई चीज लिख रहे हैं, तो महिला संबंधित आप आर्टिकल में या अपने आंसर में एसडीजी गोल या सतत विकास लक्ष्य को आपने निष्कर्ष भाग में लिख सकते हैं, या फिर आप गरीबी के संदर्भ में लिख रहे हैं, या बेरोजगारी के संबंध में लिख रहे हैं, या भुखमरी के संबंध में लिख रहे हैं, या महिलाओं की स्थिति या पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं, या
इवन जो जल के नीचे जीवन है, जैसे कि समुद्र के में निचली स्तर में जो जीवन है उसके बारे में भी इसको लेकर प्रावधान है, ठीक है। या फिर समावेशी विकास जो वैश्विक स्तर पर, या सामंजस्यपूर्ण विकास या बंधुत्व की भावना की बात करें, वो भी इसमें गोल में शामिल है। तो उनको निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, जिससे जैसे आप लोगों को मैंने पेपर में बताया था कि आप जैसे अगर महिला से संबंधित है तो जरूर डालिएगा कि 50% आबादी को आप छोड़ के पीछे आप कभी विकसित देश नहीं बन सकते। तो इस तरीके के आप इसमें भी आप एसडीजी गोल से भी आप इसका यूज कर सकते हैं इन लक्ष्यों का अपने निष्कर्ष को और ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि न्यूयॉर्क में ये 2015 में शिखर सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र के तहत, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसमें इसको बनाया गया था, जो एमडीजी गोल था ये 2000 से 2015 में खत्म हो रहा था। तो इसके बाद विकास की रणनीतियों के लिए और इसमें इसी पहलू को अपनाया गया था कि जो समावेशी विकास को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या था, इसमें सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय, मतलब एक तरह से ऐसी बातें आए तो आप सारी जो भी चीजें आपको याद आती हैं जो कि मानव के विकास के लिए अहम हो या मानवता के विकास के लिए अहम हो, आप उसको डाल दीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट मेंशन ही होगा। अब एसडीजी गोल के बारे में अगर बात कर लें धीरे, बस ये नाम सुनते हुए चलते हैं कि ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखा, इनका आप चार्ट भी बना लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपको कम से कम, आप इसको कम से कम हम बता रहे हैं हर पेपर के 5 क्वेश्चन में कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं। एस्से में भी या निबंध में आपको बहुत ज्यादा ये मदद करेंगे। जैसे जो है शून्य गरीबी से शून्य भुखमरी, अब इसको डिटेल में बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य या खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, पानी के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। इसमें जो है अभी आप जैसे IAEA की बात की है या WHO की बात करें उसमें भी, या IMF की बात की या वर्ल्ड बैंक की बात की, उसमें ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 17वां आपका लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ये जो है बंधुत्व की भावना और समावेशी या सामंजस्यपूर्ण कार्य प्रणाली को ये बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट 17 लक्ष्य हैं। आप इन 17 लक्ष्यों के नाम से ही जान गए होंगे कि आपको इसमें जो है कौन सी योजनाएं कवर करनी है, किस पहलू को आपको कवर करना है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इनको यूज करना है। अब भारत में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अगर बात करें तो नीति आयोग भी जो है इस पर रेगुलर मॉनिटरिंग करता है। जैसा कि हमने बताया कि नीति आयोग जो रिपोर्ट निकाल रहा, चाहे वो जल से संबंधित सूचकांक या वायु से संबंधित सूचकांक या एसडीजी से संबंधित या सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सूचकांक निकाल रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं और आपको वो आना चाहिए कि वो किन किन पैरामीटर को या किन किन आयामों को वहां पर प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स निकालता है, तो इसमें क्या है कि एसडीजी इंडेक्स या सतत विकास लक्ष्य का अभी तक हमने देश स्तर पर देखा था। नीति आयोग इसमें क्या करता है, राज्यों को सबकी अपनी अपनी जो प्रगति है या उनमें जो कमियां हैं उनको आकलन करके जो राज्यों के स्तर पर इस चीज को निकालता है। अब फिर इसमें फोकस क्षेत्रों की बात करें तो सिंपली क्या है, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता और डिजिटल पहुंच शामिल है, ठीक है। 2025 में आप एक बार और याद कर लिए, इसको पेपर में पूछा, 99वां स्थान भारत का था, ठीक है। ये द हिंदू में कवर किया गया है, डिटेल में आप आज के पेपर में देख सकते हैं,